नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीसा एग्जाम 80 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिसका एग्जाम 25 जुलाई 2026 को होने वाला है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आज मॉड्यूल 6 की नई सीरीज एमसीक्यूज के साथ आपके सामने लाया हूं। आइए बिना किसी देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 6 के एमसीक्यूज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आईएसए मॉड्यूल 6 इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 3.0 कोर्स है, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है हमारा मॉड्यूल 6। तो इसके जो है आज हम एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इसमें जो इंस्टीट्यूट ने जारी किया है स्टडी मटेरियल, उसमें चैप्टर वाइज नहीं है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज के फॉर्म में दिए गए हैं। आज हम उनका रिवीजन करेंगे और उनको लॉजिक और रीजनिंग के साथ मेमोराइज करने की टेक्निक्स को भी सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारा एमसीक्यू नंबर 1 आता है, व्हाट डज P2P टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। तो दोस्तों, P2P टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो दोस्तों, P2P का मतलब है पीयर टू पीयर। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों दोस्तों? क्योंकि P2P स्टैंड फॉर पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, जहां पर एवरी पार्टिसिपेंट्स एक्ट करेगा एज एन इंडिविजुअल पीयर इन द नेटवर्क। तो नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअली पीयर टू पीयर जो है पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। What is blockchain? That is a very important and most familiar जो है ये अपना कंसेप्ट है ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? तो ब्लॉकचेन क्या है दोस्तों? ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन्वॉल्व इन आरपीए। तो कौन सी स्टेप्स आरपीए के अंतर्गत नहीं आती है? दोस्तों, डाटा क्लीनिंग इज नॉट एन एक्टिविटी विद इन आरपीए, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस केस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरपीए आर स्टेप्स विद इन दी आरपीए प्रोजेक्ट्स। तो इसीलिए जो डाटा क्लीनिंग है वो आपका जो डी ऑप्शन है डाटा क्लीनिंग, इट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ अ और एक्टिविटी विद इन आरपीए। तो डाटा क्लीनिंग आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरपीए इज फॉल्स। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। इट इज वॉक इन टॉकिंग रोबोट, it is a computer coded software, these are programs that replace human repetitive tasks, these programs in cross functional platform। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो है ए, इट इज वॉकिंग टॉकिंग रोबोट। आरपीए जो है इज नॉट अ वॉकिंग टॉकिंग रोबोट। तो ये आरपीए जो है वॉकिंग टॉकिंग रोबोट नहीं है। तो इसीलिए यही इसका जो है आरपीए से रिलेटेड जो है अबाउट आरपीए, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों दोस्तों? क्योंकि इट इज इंस्टेड अ कंप्यूटर कोडेड सॉफ्टवेयर दैट रिप्लेस ह्यूमन रेपिटेटिव टास्क व्हिच कैन परफॉर्म इन अ क्रॉस फंक्शनल प्लेटफॉर्म। तो आरपीए इज नॉट अ वॉकिंग टॉकिंग रोबोट। Which of the following is a system of interconnected and interrelated computing devices which have ability to transfer the data over network? तो कौन सा सिस्टम ऐसा है, कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो इंटरकनेक्ट होके इंटररिलेट होके कंप्यूटिंग डिवाइसेस से आपस में डाटा को ट्रांसफर करने की एबिलिटी नेटवर्क के बेस पर रखता है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मार्क कीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एमर्जिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारा मॉड्यूल नंबर 6 है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आपके सामने आएंगी, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। अब दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल लो या आईओटी बोल लो, ये वो सिस्टम है जिसमें इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, मैकेनिकल और डिजिटल मशीन्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पीपल्स दैट आर प्रोवाइडेड विद अ यूनिक आइडेंटिफायर्स, यानी एक यूनिक आइडेंटिफायर्स यानी यूआईडी दी जाती है, and our ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction. So that is called internet of things। दोबारा बोल देता हूं दोस्तों, internet of things यानी IoT is a system of interrelated computing devices, machines, mechanical and digital machines, objects, animals or people
that are provided with unique identifiers and they have ability to transfer the data over a network without requiring, mark कीजिए, without requiring human to human or human to computer interaction. Question number 6, which one is the simplest form of analyticals? तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिटिक्स है वो है डिस्क्रिप्टिव। तो जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग दैट क्रिएट्स अ समरी ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा की समरी क्रिएट कर देता है, to yield informations, to gain the useful information and possibly prepare the data for further analysis. That is called descriptive analytics. तो इसलिए जो इसका आंसर है दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द मेथड बाय विच कंपनीज एनालाइज कस्टमर डाटा or other type of information in an effort to identify pattern and discover relationship between different data elements is often referred to as। देखिए दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या है, द मेथड बाय विच कंपनी एनालाइज कस्टमर डाटा, कंपनी कस्टमर के डाटा को एनालाइज करती है, अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एफर्ट करती है to identify what patterns and discover relationship between the different data elements in is often referred to as or is known to as। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग हमारा ये होता है जिसमें हम कस्टमर के डाटा को एनालाइज करते हैं, अदर टाइप ऑफ टेक्निक्स इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, एक्वायर करते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं, देखते हैं कि भाई डिफरेंट डाटा एलिमेंट जो है वो किस तरह से हमारे है, तो उसके लिए डाटा माइनिंग हम यूज करते हैं। Which of the following is a central storage for all kinds of structured, मार्क कीजिए, for all kinds of structured, semi structured, unstructured raw data, मार्क कीजिए raw data collected कहां से, from multiple source even outside of companies operational systems। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे हम डाटा लेक। ये एक सेंट्रल स्टोरेज है जिसमें स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड रो डाटा कलेक्ट किया जाता है, कहां से, मल्टीपल सोर्सेज से, चाहे वो मल्टीपल सोर्स हमारे कंपनी के बाहर का भी क्यों ना हो। तो कंपनीज आउटसाइड भी वो सोर्स हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा लेक। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डाटा माइनिंग, डाटा लेक, दैट इज बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। Which of the following tools best described as predictive analytics? क्यों दोस्तों, predictive क्या है, predictive analytics का मतलब क्या है, predictive analytics का मतलब है दोस्तों simulation। A is the correct answer। क्यों है दोस्तों, predictive analysis analyze करता है the past behavior and make predictions about the future to identify, क्या identify करने के लिए, न्यू ट्रेंड्स। तो बेसिकली सिमुलेशन एक वो टेक्निक है जहां पे प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ग्राफिकल रिपोर्ट्स, स्टैटिकल एनालिसिस ये हो सकते हैं हमारे हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के हिसाब से, लेकिन जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है वो हमारे पास्ट बिहेवियर को एनालाइज करता है, प्रेडिक्शंस करता है फ्यूचर को, जिसमें न्यू ट्रेंड्स आइडेंटिफाई होते हैं। तो इसीलिए सिमुलेशन इज वन ऑफ सच टेक्निक विच इज यूज्ड इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। अब बात आ जाती है जो बाकी के आंसर दे रखे हैं, स्टैटिकल, मशीन एंड ग्राफिकल। तो दोस्तों जो स्टैटिकल है, जो ग्राफिकल है, जो ये सारे जो मेथड्स हैं ये मोर कॉमनली एसोसिएटेड है हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स या हिस्टोरिकल एनालिटिक्स है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स नहीं है। ऐसे जो मशीन लर्निंग है वो कॉग्निटिव एनालिटिक्स है। मशीन लर्निंग कब यूज करते हैं, जब कॉग्निटिव एनालिटिक्स कर रहे हैं तब मशीन का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, हमारा जो ऑप्शन है इसमें सिमुलेशन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो दोस्तों इसमें जो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है वो क्या है, तो वो है IaaS, क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल जो नहीं है, प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, लेकिन IaaS नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो जो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर है सी, IaaS। क्यों दोस्तों? प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड ये क्लाउड डेवलप डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, जबकि IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ क्लाउड सर्विस मॉडल एज पर NIST कैटेगराइजेशन। तो इसीलिए दोस्तों पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड तो इसके आंसर है, लेकिन IaaS यानी IS जो है हमारा वो आंसर नहीं है, क्योंकि वो क्लाउड सर्विस मॉडल है एज पर NIST कैटेगराइजेशन। NIST का कैटेगराइजेशन होता है, उसके बेस पे ये क्लाउड सर्विस मॉडल है। उसके बाद आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रीम ऑफ AI? तो आप बता सकते हैं दोस्तों स्ट्रीम ऑफ AI क्या है? तो जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो है वो बताइए इसमें क्या है दोस्तों। इसमें है बिग डाटा, ये स्ट्रीम ऑफ AI नहीं है। इसके अलावा मशीन लर्निंग, ये भी स्ट्रीम ऑफ AI है। स्पीच रिकॉग्निशन, ये भी AI का एक टेक्निक सैलिएंट है बोल सकते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये भी AI का स्ट्रीम माना जाएगा। लेकिन जो हमारा दोस्तों इसमें बिग डाटा है, बिग डाटा जो है वो हमारा स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, AI के स्ट्रीम का पार्ट नहीं है। तो बिग डाटा इज नॉट अ पार्ट और अ स्ट्रीम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। B is the correct answer. Question number 12. Which of the following is not an example for AI platform? तो दोस्तों Watson, TensorFlow, AWS AI, Microsoft Power BI। तो दोस्तों इसका सही आंसर है Microsoft Power BI। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो Microsoft Power BI है ये एक प्रोमिडेंटली डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जबकि जो Watson है, टेंसर है, फ्लो है एंड AWS AI, ये क्या है? AI प्लेटफॉर्म्स है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट पावर BI ये माइक्रोसॉफ्ट आपका जो है AI प्लेटफॉर्म नहीं है, जबकि आपका जो है वॉटसन, टेंसर फ्लो और AWS है, ये तीनों हमारे AI प्लेटफॉर्म के पार्ट है। तो आइए दोस्तों, आज हमने कंप्लीट किया टोटल डीसा स्टडी मटेरियल के मिले हुए 6 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6। आज हमने टोटल मॉड्यूल 6 कंप्लीट किए हैं, जिसमें लगभग लगभग जो है 250 से 300 MCQs हमने कवर किए हैं। किसी में 5 चैप्टर हैं, किसी में 6 चैप्टर्स हैं, किसी में 4 चैप्टर्स हैं। इस हिसाब से हमने ये जो है कंप्लीशन किया है। तो आइए दोस्तों, हम चाहते हैं आप अपनी एग्जाम्स तैयारी को बहुत बेहतर रखें, अच्छे से करें और अपने एग्जाम्स को क्रैक करने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, अब हम हमारे द्वारा इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है डीसा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, AT एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ लैब मैनुअल्स और केस स्टडीज भी दिए गए हैं। तो आने वाले वीडियो सेशन में दोस्तों हम हर मॉड्यूल, इंस्टीट्यूट ने टोटल 10 केस स्टडीज दिए हैं। ईच मॉड्यूल्स, जो टोटल मॉड्यूल्स है उसके हिसाब से 2-2 केस स्टडी दी है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की केस स्टडी नहीं दी है। तो टोटल 10 केस स्टडीज को हम आपके सामने मॉड्यूल वाइज 2-2 केस स्टडी आपके सामने लाएंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड आपको दोस्तों केस स्टडी फॉर्मेट में ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम जब होगा तो कुछ क्वेश्चंस आंसर्स आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके रीजनिंग बेस आएंगे कि आपको सोचना, एनालाइज करना है, फिर ही उसका आंसर देना है। कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे आएंगे जहां पर मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट यूजफुल, इस तरह से मोस्ट, या फिर जो है इस तरह की चीजें आएंगी। और एक आएंगे केस स्टडी बेस। तो केस स्टडी में आपको पढ़ने में काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो इसीलिए जो केस स्टडी है, जैसे फायरवॉल से रिलेटेड केस स्टडी है, ठीक है, उसके बाद आपका कैट टूल से रिलेटेड केस स्टडीज है। तो मैंने आपके लिए एक तैयारी की है। उस तैयारी में क्या है कि हम केस स्टडी एक पैराग्राफ फॉर्म में लाएंगे, जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में दी है। उस केस स्टडी को लाएंगे, उसको पैराग्राफ फॉर्म में इजीली लैंग्वेज में हमने उसको ड्राफ्ट किया है। फिर उसके बाद हमने MCQs जो उससे केस स्टडी से रिलेटेड है उसको किया है। फिर उसमें हमने जो है सही आंसर्स को किया, कंफर्म किया है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम आपको केस स्टडी लैब मैनुअल्स के साथ। तो आइए दोस्तों, इसी तैयारी के साथ आप जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।